हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका ट्राइबल अफेयर्स। और ट्राइबल अफेयर्स के साथ साथ हमारे मिनरल डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और कहीं ना कहीं ये रिलेट आप कर सकते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीमिज्म सच एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नेक्सलिज्म से। आज हम बात करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट पे जो मिनरल फाउंडेशन फंड्स होते हैं या जिनको शॉर्ट में बहुत सी बार डीएमएफ भी कहा जाता है, क्या होते हैं डीएमएफ या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स, किस तरीके से इनको इंस्टीट्यूट किया गया, क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कैसे इनको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर स्पेंड कर सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज पे, और क्यों इसको एक मेजर माइलस्टोन माना गया है जब भी बात हो जाए हमारे ट्राइबल्स के वेलफेयर की, या ऐसे लोग जो माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से अफेक्ट होते हैं, इंपैक्ट होते हैं, उनका वेलफेयर कैसे इंश्योर किया जाए। मिनरल माइनिंग की इस रॉयल्टी से, इस पैसे से आज डिटेल में एक डिस्कशन आपके साथ हो जाए। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, माइनिंग इंडिया के लिए और खासतौर से कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। और इनकम के साथ साथ अगर माइनिंग हम नहीं करेंगे, मान लीजिए कोल माइनिंग हो सकती है, आयरन ओर रिसोर्सेज हो सकते हैं, मेटल माइनिंग हो सकती है, और भी बहुत टाइप की माइनिंग हो सकती है, तो एक तरफ तो हमें रॉयल्टी के तौर पे इनकम मिलती है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है इनकम के लिए। और बहुत सारे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर है, एनर्जी इंडस्ट्रीज है, उनका भी रॉ मटेरियल इस माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू ही हमको, हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को मिल पाता है। अब माइनिंग एक्टिविटी से कई सारे फायदे हैं। अगर हम कंट्री लेवल पे देखें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, रॉ मटेरियल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंडिया में माइनिंग करेंगे तो उन चीजों के लिए हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। लेकिन कई बार यह भी माना जाता है कि ऐसी पॉलिसीज या उनकी कम इफेक्टिवनेस की वजह से या लैक ऑफ इफेक्टिवनेस की वजह से, रेगुलेशंस के इश्यूज की वजह से कई बार हो सकता है कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से जो लोकल एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो, वहां की लोकल लाइवलीहुड्स पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, या लोगों का जो लेजिटिमेट राइट है, खासतौर से ट्राइबल्स का, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव बेयरिंग कई बार देखने को हमें मिलती है। और इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांग लेजिस्लेशन, जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, और इस माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स 2015 में इंस्टीट्यूट किए। इन फंड्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, और सबसे पहले इन फंड्स को कहां कलेक्ट किया जाएगा। इन फंड्स को, जिनका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या डीएमएफ फंड्स, इनको कलेक्ट किया जाएगा उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो माइनिंग एक्टिविटी से अफेक्टेड हैं, और इनको मैनेज करेगी एक फाउंडेशन ट्रस्ट जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे वर्क करेगी। और किस चीज के लिए इनको यूज में किया जाएगा, इनको काम में लिया जाएगा जो भी माइनिंग अफेक्टेड पॉपुलेशन है, जैसे हमारे ट्राइबल्स हों, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हों, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, उनको जो हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस है या उसका जो डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पे कैसे हम स्टैब्लिश करें, स्थापित करें। साथ ही साथ लोकल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि डेवलपमेंट तो हो, लेकिन ऐसा ना हो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो। क्वेश्चन हमेशा होता है इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी। सिमिलरली डेवलपमेंट तो हो, लेकिन पता लगे बाकी देश तो डेवलप कर रहा है, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन कम्युनिटीज के बीच में, जिन लोकेलिटीज में, जिन रीजन्स में, जिन फॉरेस्ट एरियाज में ये माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर वहां की लोकल पॉपुलेशन को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके वेलफेयर मेजर्स को या इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिसकंटेंट उनके मन में टाइम के साथ उभर के आ ही जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में आपने एक मेजर एजिटेशन देखा भी होगा। सिमिलरली नेक्सलिज्म के इतने वाइड स्प्रेड होने का कि 1960 से चला आज तक चल रहा है, एक बड़ा इंपैक्ट, एक बड़ा रीजन इस बात को भी समझा जाता है कि शायद जो हमारे
ट्राइबल पॉपुलेशन रही, हमारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज रहे, उनके जो लेजिटिमेट राइट्स रहे या उनका जो वेलफेयर रहा, उसको शायद हम इतना एड्रेस नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए, और जिस वजह से उन्होंने एलिनेटेड फील किया और फाइनली उन्होंने शायद बंदूक उठाना चूज किया। तो कहीं ना कहीं इस माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स बनाए गए 2015 में, इसके थ्रू ऐसे वेलफेयर मेजर्स को लेने के लिए, खासतौर से जो माइनिंग अफेक्टेड पॉपुलेशन है, रीजन्स है, एरियाज हैं, वहां पे जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी लोग हैं, या जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, मतलब ट्राइबल्स के अलावा भी ऐसी पॉपुलेशंस हो सकती हैं जो जंगल्स पे डिपेंडेंट हों। जैसे चंदौली में एक लार्ज पार्ट जो है चकिया का, नौगढ़ का, बगल में सोनभद्र का, मिर्जापुर का, यहां पर बहुत लार्ज स्केल पे माइनिंग कैरी आउट की जाती है, लीजेस दी जाती हैं, पट्टे दी जाती हैं, और उसकी वजह से जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं उनके लाइवलीहुड, उनकी लाइफ पे भी इंपैक्ट होते हुए देखा जाता है। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को अगर इफेक्टिवली यूज किया जाए तो हमारी उन कम्युनिटीज के लिए वो सब वेलफेयर मेजर्स हम इंश्योर कर सकते हैं जिससे वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पे माइनिंग एक्टिविटीज या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करने में उनको कोई शायद परहेज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो पैसा जनरेट हो रहा है इन माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से, उनको यह लगता है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी रही है इतने सैकड़ों हजारों सालों से, तो ऑल ऑफ ए सडन कोई लीज होल्डर वहां जाएगा, माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, लोकल पॉपुलेशन को अगर बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको गुस्सा आएगा ही, उनके ग्रीवियंसेस भी होंगे। और यही सोल्यूशन है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का, कि उन सभी के जो ग्रीवियंसेस हैं, लेजिटिमेट इश्यूज हैं, वेलफेयर इश्यूज हैं, उन सभी को बहुत इफेक्टिवली आप इन फंड्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे और स्टेट से नीचे इसको और ज्यादा डिवॉल्व करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स बनाए गए हैं, और ये उन सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए डीएमएफ जहां पे माइनिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जाता है। और रूल ये है कि जिन माइनिंग कंपनीज का जो लीज है या पट्टा है वो 2015 से पहले मान लीजिए हो गया, तो उनको अपनी जो रॉयल्टी है उसका 30% डीएमएफ में जमा करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वहीं जब 2015 के बाद ऑक्शन मैकेनिज्म आ गया, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई, तो ऐसी कंपनीज को, ऐसी लीजेस को, लीज होल्डर्स को 30% के बजाय सिर्फ 10% ही अपनी लीज या अपनी रॉयल्टी का जमा करना होगा डीएमएफ फंड में अपने डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। जब 2015 में ये मेजर लेजिस्लेशन माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या डीएमएफ फंड को एस्टैब्लिश किया 2015, उसी साल बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है PMKKY, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। नाम से ही समझ गए होंगे, इसका मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक ऐसी योजना जो खनिज क्षेत्र मतलब मिनरल से जो एंडाउड एरियाज हैं उनका कैसे कल्याण हो, कैसे वेलफेयर हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। और इस स्कीम के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस द्वारा, जो बनाई गई पहले से ही डीएमएफ फाउंडेशंस। और इस स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना या PMKKY, इसके थ्रू जो भी फंड्स हैं इनको यूज किया जाएगा सबसे पहले तो जो माइनिंग का इंपैक्ट है लोकल एनवायरनमेंट पे उसको निगेट करने के लिए, कम करने के लिए, फिर हेल्थ सेक्टर पे, सोशो इकोनॉमिक्स पे, इसके अलावा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम कैसे इंश्योर करेंगे। जो भी हमारी माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो सकते हैं, ट्रेडिशनल, उनको हम लाइवलीहुड कैसे दिलवा पाएंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और रूल यह है कि जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है PMKKY, उसमें जो 60% फंड्स आएंगे डीएमएफ के, उनको आप एलोकेट करेंगे हाई प्रायोरिटी एरियाज। और ये हाई प्रायोरिटी एरियाज होंगे जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ एजेड एंड डिसेबल्ड पीपल, मतलब सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उनके वेलफेयर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन। और जो बाकी 40% फंड्स बच जाएंगे उनको आप यूज करेंगे अदर प्रायोरिटी एरियाज, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए आपको रोड्स बनवाने हैं, डैम्स बनवाने हैं, बाकी कुछ भी आपको करवाना है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये अदर प्रायोरिटी एरियाज। इरिगेशन पे आप कर सकते हैं, एनर्जी डेवलपमेंट पे आप कर सकते हैं,
इसके अलावा ओवरऑल जो एनवायरमेंट क्वालिटी है माइनिंग एरिया की, उसको आप बेटर कैसे बना पाए, इस जो रिमेनिंग 40% है अदर प्रायोरिटी एरियाज में आप उसको स्पेंड कर पाएंगे। अब कुछ नंबर्स के थ्रू इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे 2015 में जो इसका इनिशिएशन हुआ और अगर सितंबर 2021 तक का डेटा देखें तो अभी तक टोटल कितना पैसा इसमें आया होगा, रफली 53,830 करोड़ रुपीस अक्रॉस द कंट्री। और इसमें से 39% जो रफली 20,766 करोड़ है, इसको कलेक्ट किया गया कोल और लिग्नाइट की माइनिंग से। इसके अलावा जो 50% है जो रफली 27,108 करोड़ बनता है, इसको हमने कलेक्ट किया जो मेजर मिनरल्स हैं कोल और लिग्नाइट के अलावा। और जो बचा हुआ 11% है जो रफली 5,956 करोड़ है, इसको हमने कलेक्ट किया माइनर मिनरल्स के थ्रू। और इसमें से जो टोटल डीएमएफ कलेक्शन है 53,830, इसमें से जो 90% रफली 48,989 करोड़, इसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी एलोकेट भी कर दिया है। लेकिन एक बड़ा इश्यू यह है कि एलोकेशन तो हो गया 91% का 48,989 करोड़ का, लेकिन सिर्फ 55% जो रफली 26,879 करोड़ ही अभी तक खर्च किया जा सका है। कई सारे जो की माइनिंग स्टेट्स हैं जहां पे डिटेल डीएमएफ डेटा रेडीली अवेलेबल है, वो है आंध्रा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ये जो स्टेट्स हैं जो टोटल डीएमएफ कलेक्शन है कंट्री का, उसका 88% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनमें से भी जो 4 स्टेट्स हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, ये रफली डीएमएफ के टोटल कलेक्शन का 66% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा माइनिंग वाले स्टेट्स आप कह सकते हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। और उड़ीसा का सबसे ज्यादा डीएमएफ कलेक्शन है रफली 14,934 करोड़, लेकिन उड़ीसा ने सिर्फ 50% ही अभी तक इन डीएमएफ फंड्स का यूज किया है, खर्च किया है। वहीं पे छत्तीसगढ़ का टोटल कलेक्शन है रफली 7,651 करोड़ और छत्तीसगढ़ ने कहीं ज्यादा रफली 68% जो टोटल डीएमएफ कलेक्शन है वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। डीएमएफ किसी पर्टिकुलर स्कीम या किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क से टाइड नहीं कि आप सिर्फ यही काम करवाएंगे। इसका पर्पस यह है, इसका डिजाइन यह है कि जो भी माइनिंग अफेक्टेड पॉपुलेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको हम कैसे फायदा पहुंचाएं, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सोशल इश्यूज के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी कैरी आउट की और इस स्टडी को कैरी आउट किया सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने, जिसका नाम रहा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस कैसी रही। और उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स पे इस डीएमएफ को एनालाइज करने की कोशिश की, जैसे कलेक्शन कितना है, कहां कहां एलोकेशन हुआ, एक्सपेंडिचर पैटर्न्स क्या हैं। और इन्होंने कोशिश की कि जो इंडिया के टॉप 10 माइनिंग स्टेट्स हैं उनको इवैल्यूएट किए जाए, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए एक डीएमएफ यूटिलाइजेशन इंडेक्स, जिसका नाम इन्होंने रखा डीएमएफ यूआई, उसके थ्रू कि कौन इस इंडेक्स पे कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। और ये जो डीएमएफ यूआई बनाया गया जिसका नाम है डीएमएफ यूटिलाइजेशन इंडेक्स फंड, मतलब डीएमएफ को आपने कैसे यूटिलाइज किया उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इसमें जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स और क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स दोनों पे ही आंका गया। जैसे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स होंगे कि एलोकेशन से कलेक्शन से एक्सपेंडिचर कलेक्शन का रेशियो क्या है, वहीं क्वालिटेटिव होगा कि जो डीएमएफ एलोकेशन का परसेंटेज है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज में कितना है, इसके अलावा अलग अलग प्रायोरिटी एरियाज में उसका स्प्रेड कितना है, कि एजुकेशन पे कितना है, हेल्थ पे कितना है। और इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पता लगे आपने सारा पैसा सिर्फ हेल्थ में ही लगा दिया या एजुकेशन में ही लगा दिया या फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगा दिया या आपने स्किल डेवलपमेंट ही लगा दिया। वेरिएशन भी किस तरीके से मेजर होता है, यह भी क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके बाद सभी स्टेट्स को रैंक किया गया उनके इंडेक्स स्कोर के हिसाब से। और अगर आप इस स्टडी का आउटकम देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे हाई रैंक करता है और कंसिस्टेंटली दूसरे जो स्टेट्स हैं सभी पैरामीटर्स में, चाहे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हो जैसे एलोकेशन टू कलेक्शन रेशियो, एक्सपेंडिचर टू कलेक्शन रेशियो, या क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हो कि डीएमएफ का क्या परसेंटेज हमने किस प्रायोरिटी एरिया में, या उनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, या प्रायोरिटी एरियाज का स्प्रेड क्या है। और इसके हिसाब से क्लियरली दिखाई देता है कि ज्यादातर स्टेट्स ने, शायद छत्तीसगढ़ को छोड़ के, ज्यादातर जो पैसा है डीएमएफ का
उसको अदर प्रायोरिटी एरियाज, मतलब हाई प्रायोरिटी एरियाज में कौन कौन सी चीजें थी? हाई प्रायोरिटी एरियाज में 60% डीएमएफ खर्च होना था, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन पे, पोल्यूशन कंट्रोल पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर पे, वेलफेयर ऑफ एजेड एंड डिसेबल्ड पीपल, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन। इसके बजाय ज्यादातर ने जो अदर प्रायोरिटी एरियाज हैं, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आसान है क्रिएट करना, इरिगेशन, एनर्जी डेवलपमेंट, या ऐसे मेजर्स जहां से आप माइनिंग जो एरिया है उसकी एनवायरमेंटल क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, ज्यादातर स्टेट्स ने सिर्फ उसी पे पैसा खर्च करना चूज किया है। इसके अलावा इस स्टडी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज को हाईलाइट किया है कि कई सारे स्टेट्स ने कोविड-19 का पैंडेमिक रहा, उसको कॉम्बैट करने के लिए भी डीएमएफ फंड्स को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। जैसे छत्तीसगढ़ एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करता है कि इसने ज्यादातर जो डीएमएफ कलेक्शंस हैं या उसका जो 2/3 एलोकेशन है 67-68% के आसपास ऑलरेडी स्पेंड अपना कर लिया है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में तो छत्तीसगढ़ अच्छा है ही है कि इसने 62% है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज में इसने एलोकेट किया है अदर प्रायोरिटी एरियाज के बजाय। लेकिन जो स्प्रेड है कि सभी सेक्टर में अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया गया है और खर्च भी किया गया है, चाहे वो हाई प्रायोरिटी एरियाज हो चाहे वो अदर प्रायोरिटी एरियाज हो। साथ ही साथ जो वेरिएशन है अक्रॉस एरियाज वो भी रिलेटिवली काफी कम देखा गया है। मतलब चाहे हाई प्रायोरिटी एरियाज हो चाहे अदर प्रायोरिटी एरियाज हो, सभी में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है छत्तीसगढ़ ने। तो ओवरऑल ज्यादा लोकेशन, ओवरऑल ज्यादा स्पेंडिंग और बेटर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। छत्तीसगढ़ के सेम यार्डस्टिक अगर आप यूज करें तो कुछ और स्टेट्स ने छत्तीसगढ़ जैसा ही, शायद उतना अच्छा नहीं लेकिन रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, जैसे तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक एंड उड़ीसा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी बहुत पीछे हैं, जिनको मेहनत करने की जरूरत है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। अब एक और डिबेट कि 2021 का जो एमएमडीआर अमेंडमेंट रहा उसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हाथ में ज्यादा पावर ले ली और इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट्स हैं अल्टीमेटली उनके हाथ में जो पहले ज्यादा अथॉरिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अपने हिसाब से वो चीजों को डिजाइन कर सके, किसी स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना है ये सब डिसाइड कर सके, अप्रूव खुद कर सके, सैंक्शन खुद कर सके, उसमें अब सेंटर ने कहीं ज्यादा अथॉरिटी अपने पास शायद ट्रांसफर कर ली है। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस 2021 के अमेंडमेंट इन एमएमडीआर एक्ट के थ्रू यह ऑर्डर पास कर दिया है कि कोई भी सैंक्शन या अप्रूवल नहीं हो पाएगा डीएमएफ फंड से। एक्सपेंडिचर अगर आपको कुछ करना है, स्टेट नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप डीएमएफ फंड्स को खर्च अब नहीं कर पाएंगे। क्रिटिक्स का यह कहना है कि इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहीं ज्यादा अथॉरिटी कंट्रोल तो आ गया है, इसकी वजह से बेटर सुपरविजन हो पाएगा सेंटर से और डिस्ट्रिक्ट्स भी मोटिवेटेड होंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें, क्योंकि सेंटर अब इसको सुपरवाइज करने लग गया है, इसको देखने लग गया है, मॉनिटर करने लग गया है। तो ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास आ गया, आपने उसको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद उसको आपको खर्च भी करना है। तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप देखा जा रहा है। वहीं पे कॉशन इस बात का भी है या क्रिटिसिज्म इस बात का भी है कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोकल रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं उनको शायद इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाए। चंदौली की क्या रिक्वायरमेंट है, सोनभद्र की क्या रिक्वायरमेंट है, तमिलनाडु में किसी पर्टिकुलर विलेज डिस्ट्रिक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं बेटर अप्रिशिएट कर पाए, बेटर प्लान कर पाए, बेटर डील कर पाए। तो ये एक क्रिटिसिज्म के तौर पे भी इस अमेंडमेंट को देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा अथॉरिटी तो ले ली डिसीजन मेकिंग पावर में, लेकिन कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट होना शुरू ना हो जाए। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और दूसरे स्टेट्स में लागू करवाकर एक पॉजिटिव टर्न इसको दे। लेकिन रिस्क ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वन साइज फिट्स ऑल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वो हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली एप्लीकेबल होगा, इक्वली रेलिवेंट होगा, उसकी सभी जगह जरूरत होगी या यूटिलिटी होगी, ये भी शायद हो सकता है थोड़ा सा ठीक ना लगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डीएमएफ और कोविड-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव इशू किया कि क्योंकि उस वक्त मेडिकल की जो सिचुएशन थी या पेंडेमिक में जो सिचुएशन थी
मार्च 2020 के आसपास पहला लॉकडाउन हुआ कि 30% जो फंड्स हैं उसको आप कोविड 19 के रिलीफ एरियाज में, जैसे पीपीई किट्स हो, टेस्टिंग इक्विपमेंट हो, आईसीयूज के जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, खासतौर से ऐसे एरियाज में जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, वहां भी आप डीएमएफ फंड को यूज कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा पोर्शन, रफली 21% अपने डीएमएफ फंड्स को यूज किया कोविड 19 के रिस्पॉन्स में। तमिलनाडु, गोवा और गुजरात ने भी रफली 10% से ज्यादा खर्च किया अपना कोविड 19 के रिस्पॉन्स में। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और राजस्थान ने 1% से भी कम अपना यूटिलाइज किया कोविड 19 के रिस्पॉन्स में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट और सेंटर एक साथ मिल जाएं तो ऐसे बहुत सारे एरियाज, वेलफेयर इनिशिएटिव्स हम ले ही नहीं सकते, लेकिन फंड्स की भी कोई कमी नहीं होगी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो माइनिंग अफेक्टेड हैं। इसका मतलब वहां से माइनिंग हो रही है, जो पैसा जनरेट हो रहा है उससे देश को तो फायदा है ही है, लेकिन वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, माइनिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, माइनिंग अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज हैं, उनको भी फायदा पहुंचे। उनके लिए अच्छे स्कूल्स बन जाएं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन जाएं, अच्छे रोड्स बन जाएं, लाइट अच्छी हो जाए, इरिगेशन बेटर हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड उनको मिल सके, और किसी को क्या चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों इसको और भी इफेक्टिव हम बना पाएंगे, इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन, माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज के साथ साथ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो हमारे सबसे अनप्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, अनसर्व्ड, मार्जिनलाइज्ड, वनरेबल सेक्शंस हैं, उनका वेलफेयर हम और रोबस्ट तरीके से इंश्योर कर पाएंगे इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स के थ्रू। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।